हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विनय एकेडमी। एक लेक्चर हम ऑलरेडी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर रिकॉर्ड कर चुके हैं। उसके आगे हम फर्दर मूव करते हैं एक नए लेक्चर की तरफ, नए टॉपिक की तरफ। काफी टॉपिक्स लास्ट लेक्चर में हमने कवर कर लिए। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट पोटेंशियल्स क्या थे, पोटेंशियल्स के डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस थे, पोटेंशियल के फॉर्मूलाज पढ़े हमने, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है उसका इंट्रोडक्शन लिया, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला स्टडी किए। तो एक बार देखते हैं फॉर्मूला क्या लिखा था, उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं विद आवर टॉपिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हमने जो फॉर्मूला अभी तक खत्म किए हैं, हमने पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला लिखा हाफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ना के लिखा था हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। तो ये चीज हमने लिखी लास्ट। फोर्सेस के फॉर्मूले हमने पढ़े थे पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हमने एक कंबाइन फॉर्मूले का सिस्टम लास्ट लेक्चर में बनाया था। उसके आगे प्रोसीड करते हैं, उसके आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। तो टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, मतलब यहां पे एक चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, एक से ज्यादा चार्ज एग्जिस्ट कर रहे होंगे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, या ऐसा कोई सिस्टम अगर आप क्रिएट करें तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो मेरे पास एक चार्ज है यहाँ पे Q1। ठीक है, क्या चार्ज है? Q1। एक चार्ज है यहाँ पे Q2, Q3। ठीक है, अगर ये सारे चार्ज साथ में रखे होंगे तो इनके बीच में इंटरेक्शन लग रहा होगा। उस इंटरेक्शन की वजह से कुछ फोर्स और कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर मैं कहूं कि मैंने ये दोनों चार्ज नहीं लिए और मैंने केवल एक सिंगल चार्ज ले रखा है, कौन सा? Q1। इस Q1 चार्ज को, और आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, तो इस Q1 चार्ज को अगर मैं यहां से यहां मूव करता हूं, मतलब इस Q1 चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करता हूं, तो मुझे काम कितना करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा? तो मुझे पता है कि इसको डिस्प्लेस करने के लिए एक फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स नहीं लगेगा तो मतलब कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं एक सिस्टम क्रिएट करना चाह रहा हूं, मान लो ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर मैं सारे चार्ज रखना चाह रहा हूं, तो इस Q1 चार्ज को यहां से मैं इस पॉइंट Q1 तक, इस पॉइंट तक लेके आया, तो वर्क डन कितना होगा? जीरो, क्योंकि कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई अदर चार्ज नहीं है, इसलिए वर्क डन जीरो हो गया। ठीक है, तो इंफिनिटी से मैं एक चार्ज लेके आया हूं Q1, और वर्क डन कितना है? उस चार्ज को किसी फील्ड के अंदर या किसी एरिया के अंदर रखने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई मैग्नेटिक फील्ड का एग्जिस्टेंस नहीं है, इस एरिया के अंदर रखने के लिए हमें कितना काम करना पड़ा? जीरो। अब मान लो कोई दूसरा चार्ज है, कोई दूसरा चार्ज है Q2, वो भी इंफिनिटी पे था, ऐसा कि इनके बीच में कोई इंटरेक्शन इनिशियली नहीं था। इस Q2 चार्ज को हमने यहां से उठाया और यहां कहीं लेके आए, तो क्या कोई काम करना पड़ेगा? इस Q2 चार्ज को यहां से यहां तक लाने में कोई काम करना पड़ेगा? हाँ। क्यों? क्योंकि अभी यहां पे चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है और इस रीजन में इस चार्ज की कुछ ना कुछ फील्ड होगी। कितना काम करना पड़ेगा वो कैलकुलेट करें, तो उसके लिए हमें ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। मान लिया हमने ये डिस्टेंस कितना है, R1 या R21, जैसा भी हम एज्यूम करना चाहे, तो हमें कितना काम करना पड़ेगा? W1 या फिर U1। और वो W1 या फिर U1 कितना होगा? फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने उधर, के Q1 Q2 बाय जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना एज्यूम करा? R1। अब मान लो कि मेरे पास एक और चार्ज है, मैंने एक और चार्ज यहाँ पे एज्यूम किया, एक और चार्ज इंफिनिटी में मेरे पास कुछ था Q3। इस Q3 चार्ज को मैं इस रीजन के अंदर लाना चाह रहा हूं, यहाँ पे कहीं मैंने लाया, तो इस Q3 चार्ज पे अब दोनों का इंटरेक्शन लग रहा है, तो दोनों के वजह से कुछ ना कुछ अमाउंट में पोटेंशियल एनर्जी लगेगी दोनों के बीच में, या पोटेंशियल एनर्जी होगी या फोर्स होगा। तो मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कुछ है R2, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है कुछ R3, और यहाँ पे हमारा कौन सा चार्ज आ गया? अब Q3 आ गया। तो अभी सेकेंड वाले कंडीशन में वर्क कितना करना पड़ा हमें, या कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई? तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई? सबसे पहले इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन लग रहा है कि Q1 Q3 अपॉन डिस्टेंस हमने क्या लिया है, इसको R3, इसको R2 ले लेते हैं, डिस्टेंस क्या लिया है? R3। उसके बाद हमारा ये इंटरेक्शन Q2 और Q3 के बीच में लग रहा है, Q2 Q3 अपॉन इंटरेक्शन लग रहा है विद द डिस्टेंस R2। तो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? टोटल पोटेंशियल एनर्जी या नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? U1 प्लस U2 विच इज सम ऑफ बोथ Q1 के Q1 अपॉन R1 प्लस के Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस के Q1 Q3 अपॉन R3
प्लस के Q2 Q3 अपॉन R2। ठीक है, क्लियर है इतना? कोई परेशानी? बहुत इजी सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है। तो हमें करना क्या होगा ऐसे कंडीशन में, जब हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस होंगे, जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस होंगे, ज्यादा चार्जेस होंगे, जब हमारे पास ज्यादा चार्जेस होंगे, ऐसे कंडीशन में हमें जो नेट पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा वो ऐसे ही निकालना पड़ेगा। मान लो एक और चार्ज मैं लाऊं, यहां पे कोई और एक्स्ट्रा चार्ज लाऊं यहां से, अगर मैं Q4 लाना चाहूं इस सिस्टम में, तो Q4 में इसके वजह से भी इंटरेक्शन लगेगा, इसके वजह से भी, इसके वजह से, तो 3 टर्म्स और आ जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी में। क्लियर हुआ? बहुत मुश्किल नहीं है ना। तो अगर हमें एक सिस्टम क्रिएट करना है ऑफ 3 चार्जेस 4 चार्जेस, तो फर्स्ट चार्ज उस सिस्टम में लाने के लिए कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं लगेगी। अच्छा, अगर मुझे ये सिस्टम डिस्ट्रॉय करना है, तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी है, इतना काम करके हमने ये सिस्टम क्रिएट किया था, अब जब डिस्ट्रॉय करेंगे तो हमें इतनी अमाउंट में एनर्जी मिल जाएगी। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़े। ये टॉपिक क्लियर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने पढ़ा था फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस, क्या था फॉर्मूला याद है? समेशन ऑफ के क्यू बाय आर क्यू आई आर आई, है ना? वैसा ही कुछ कंडीशन यहां पे भी, वहां पे एक ही चार्ज पे सब चीजें डिपेंड करती थी, मतलब जो भी चार्ज था वहां पे सिंगल चार्ज होता है एक पर्टिकुलर फॉर्मूले के लिए। यहाँ पे बस चार्जेस का अमाउंट ज्यादा है, मतलब दोनों चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी लगती है, दो चार्ज का इंटरेक्शन होता है फॉर पोटेंशियल एनर्जी। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस इन एक्सटर्नल फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, इस बार हमारे क्या पास क्या है, एक एक्सटर्नल फील्ड है। पिछले वाले कंडीशन में कोई फील्ड नहीं थी, तो मान लो कि हमारी कोई फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, ठीक, एक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। कैसी फील्ड है ये? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये, बस हमें पता है कि यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होगा। हाँ, अगर सॉरी, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? पोटेंशियल इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल का वैल्यू होगा डिफरेंट होगा, कांस्टेंट एक लाइन में होगा। अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ले लूं इसी के अंदर, तो उस वर्टिकल लाइन के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। इतना क्लियर हुआ? चलो, अभी इसके अंदर, इस फील्ड के अंदर अगर मैं कोई चार्ज बाहर से लाता हूं, इन्फिनिटी से कोई चार्ज लाता हूं, मान लो यहाँ पे मेरे पास एक चार्ज Q1 रखा हुआ, इस Q1 चार्ज को यहां से उठाया और हम कहा लाए? फील्ड के अंदर। कोई काम करना पड़ेगा? लास्ट टाइम नहीं करना पड़ा था ना पहला चार्ज लाने के लिए, इस बार कोई काम करना पड़ेगा? हाँ करना पड़ेगा। कितना? क्योंकि मुझे पता है कि पोटेंशियल है यहाँ पे कुछ, मान लेते हैं ये मेरा पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे पोटेंशियल कुछ V1 है, यहाँ पे पोटेंशियल कुछ V2 है, तो ऑलरेडी पोटेंशियल कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी? U1 स्टोर होगी, और वो कितनी होगी? Q1 इंटू V1। अच्छा, V1 को मैं ऐसे लिखूं या V1 को ऐसे लिख दूं? V1 एज फंक्शन ऑफ R, हाँ एक ही बात है, मैं इस V एज फंक्शन ऑफ R लिख दूं, because V is varying with R, V is varying with the distance from the source from which this field is formed। जहां से फील्ड बनी है उससे V कांस्टेंट नहीं है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट है, V का जो पोटेंशियल का वैल्यू है वो वेरी कर रहा है विद डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर मैं इसको नॉर्मली V1 लिख रहा हूं, तो V1 से ये मत समझना कि ये वैल्यू मैंने कांस्टेंट ले ली है। V1 मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब कि V1 जो है वो एक अमाउंट ऑफ फील्ड है, जो इस पॉइंट पर मैंने पर्टिकुलर पॉइंट पर कुछ V1 एज्यूम करी है, इसके आगे जाने पे फील्ड चेंज हो जाएगी। दिस V इज अ फंक्शन ऑफ R, ये जो V है यहाँ पे R का फंक्शन है, डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है। एज डिस्टेंस इंक्रीजेस, जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, V विल डिक्रीज, पोटेंशियल विल डिक्रीज। क्लियर है ना? चलो, पहला चार्ज लेते हैं, दूसरा चार्ज लाएं इसी सिस्टम में। ये मान लो कोई Q2 चार्ज है इस सिस्टम में, यहां पे हम लाने वाले हैं। तब प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो नई पोटेंशियल एनर्जी होगी Q2 के लिए, वो कुछ U2 हमने ले ली। सबसे पहले उधर पोटेंशियल कितना है? V2। तो ये तो इतना काम तो समझ में आ गया। इसके अलावा मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे? देखो 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 ध्यान से, यहाँ पे एक चार्ज भी एग्जिस्ट कर रहा है, Q1 चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी लगेगी। और चार्ज की वजह से कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगती है? कि Q1 Q2 बाय R। लेट्स अज्यूम कि इसका डिस्टेंस कितना है? R है या R1 है, जो भी लेना चाहो। तो हमारा नेट दो चार्ज का सिस्टम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में बनाने के लिए कितना पोटेंशियल एनर्जी लगा? समझ में आया? कि क्या वैल्यू लिखे यहाँ पे? Q1 V1 प्लस Q2 V2
प्लस क्या लिखा है यहाँ पे, के Q1 Q2 बाय R. So this is a system in which we already have a electric field, means there is a potential already. तो potential exist कर रहा है उसमें, तो ऐसा हमारा कुछ फॉर्मूला हो जाएगा. क्लियर है, इसमें कुछ भी परेशानी नहीं है. So we have this formula for varying potential. We can have this formula, मतलब एक अगर मैं Q से इनटू कर दूं तो मुझे एक पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी फॉर वेरिंग पोटेंशियल, जहां पे पोटेंशियल वेरी कर रहा है या सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से पोटेंशियल है. दिस इज पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 पॉइंट्स. ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन फॉर 2 पॉइंट्स इज गिवन टू यू. क्लियर हो गया इतना, इसमें कोई परेशानी है? तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर सच अ सिस्टम इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. नेक्स्ट, ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या है, उसके बाद आगे हम डिटेल में इसको स्टडी करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे और इसके डायग्राम्स के बारे में बात करेंगे. तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज वन इन व्हिच द पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स द सेम at every point. A surface in which the potential energy is constant, on which the potential energy is constant. ठीक है, ऐसी सरफेस जहां पे पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगी उसको बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो कोई भी सरफेस, मान लो ये हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है. ठीक है, ये कोई चार्ज पार्टिकल, अब इसकी ऐसी सरफेस हमें एज्यूम करनी है जिसमें पोटेंशियल कांस्टेंट है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगे इसके बाहर, ऐसी तरफ, इधर, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है. ठीक है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर. पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है? दो फैक्टर्स कौन से हैं जिनमें पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है? द फैक्टर्स आर Q एंड R. तो अगर मैं R सेम कर लूं तो क्या मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल जाएगी? मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए. तो अगर मैं एक सर्कल बनाऊं या फिर एक स्फीयर बनाऊं, तो स्फीयर के अंदर ये सभी पॉइंट्स पर, क्योंकि डिस्टेंस सेम है ना, तो ये सभी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगी. VA, VB, VC, VD, ये सारे पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगी और इसको हम कह सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस. क्या कंडीशन होती है? पोटेंशियल शुड बी द सेम. तो अगर पोटेंशियल सेम है या कांस्टेंट है, सारे पॉइंट पर VA, VB, सारे पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस देन? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा दो पॉइंट्स का? पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स का क्या है? सब सेम है, कांस्टेंट पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? VA माइनस VB. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? VA माइनस VB, विच इज 0. वर्क डन कितना होगा ऐसे कंडीशन में? तो वर्क डन क्या होता है? वर्क या पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख सकते हैं? Q इंटू डेल्टा V, चेंज इन पोटेंशियल. Q इंटू चेंज इन पोटेंशियल इज 0. तो वर्क डन कितना होगा? क्या निकल के आया यहाँ बाहर कि कोई काम नहीं करना पड़ेगा. वर्क डन इज 0 फॉर सच अ पोटेंशियल. अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे हैं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर वर्क डन क्या होगा? क्या अमाउंट में वर्क डन होगा? वर्क डन इज 0 फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस. क्लियर हुआ? कोई परेशानी? बहुत आसान सा टॉपिक है. अब इसकी प्रॉपर्टीज जितनी हम पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट होगी. सो नो वर्क इज डन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस. रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस. चलो सेम पिछला वाला एग्जांपल लेते हैं. क्या एग्जांपल? कि हमारे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगे इससे? पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं. सो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही हैं? दे आर मूविंग आउटवर्ड. ठीक है, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई. कोई तकलीफ इसमें? ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो क्या रिलेशन होता है एक बार पढ़े. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोला है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बना ली है, इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर मुझे पता है, और जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगी उसका पोटेंशियल सेम होना चाहिए. ये तो क्लियर है, पिछले टॉपिक से हमने ये देखा. उसके बाद जो भी सरफेस बनेगी उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर परपेंडिकुलर होनी चाहिए. क्या परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलेगी? परपेंडिकुलर पॉइंट मतलब ऐसा कुछ होगा 90 डिग्री बनाया हमने, ऐसा कुछ, इधर 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री. तो अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं तो मुझे पता है मुझे क्या मिलेगा? एक स्फीयर मिलेगा, है ना, एक स्फेरिकल सरफेस मिलेगी. तो ये चीज प्रूव करती है कि जो हमने अभी इक्विपोटेंशियल सरफेस पीछे एज्यूम किया था, कैसा एज्यूम किया था? स्फेरिकल एज्यूम किया था.
तो इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल एग्जिस्ट तभी करेगा जब 90 डिग्री का एंगल बना रही हो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, टैंजेंट हो गया। अब ये सब टैंजेंट्स जो है हमें पता है कि रेडियस से ये जो डिस्टेंस है टैंजेंट्स 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। ये सर्कल में ही एग्जिस्ट करता है या स्फेरिकल शेप में ही एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो स्टेटमेंट लिखा है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली मैंने, ऐसी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, बताओ कैसा बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस इसका? परपेंडिकुलर ना, ऐसा कुछ कैसा बनेगा? ये मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये लाइन नहीं है, क्या बनाया मैंने? ऐसा कुछ है ना, क्लियर हुआ? इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा? एक प्लेन बनेगा। अब मुझे पता है कि अगर मैं इस पॉइंट पे, इस प्लेन में, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक किसी चार्ज QA को मूव करना चाह रहा हूं, तो मुझे काम कितना करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं। इसको यहां से यहां लाओ, यहां से यहां ले जाओ, इस सरफेस के अंदर कहीं पे भी मूव करो, क्योंकि इस पूरे सरफेस का पोटेंशियल कांस्टेंट है ना? इस पूरे सरफेस का क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है, उस पोटेंशियल कांस्टेंट होने की वजह से जहां चाहे वहां मूव करो, काम नहीं करना पड़ेगा। क्लियर हो गया ना? चलो आगे बढ़े। तो ये क्लियर हो गया। सो क्या है यहाँ पे? इफ इलेक्ट्रिक फील्ड हैड अ कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द सरफेस, ऐसा कुछ होता कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कुछ सरफेस के डायरेक्शन में होता, एग्जिस्ट करता, तो क्या होता उस कंडीशन में? देखो, चलो सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम कोई कंपोनेंट लेते सरफेस के डायरेक्शन में, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास क्या होगा वो देखो। मतलब क्या एज्यूम करना है हमें एज्यूम करना है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज हो गया, चार्ज मान लो, मैं बार बार चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा हूं, इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे चार्ज को, चार्ज उस पॉइंट पे है, मान लो पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। यहां पे तो मैंने क्या ले लिया? टेंजेंट से परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर नहीं होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो इस पॉइंट पे बनाते हैं, परपेंडिकुलर ऐसी आनी चाहिए, तो मैंने क्या बना, मैंने कुछ ऐसे एंगल पे बना दिया, परपेंडिकुलर नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, कंपोनेंट्स बनेंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड के उस केस में। तो जो कंपोनेंट्स आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, दो कंपोनेंट्स आएंगे ना। अगर मैं यहां पे एंगल लेता हूं, कुछ ये थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो कंपोनेंट्स क्या आएंगे? ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा। मुझे लग रहा है कंपोनेंट में हमें कोई इश्यू नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट आने का मतलब, मुझे पता है कंडक्टर के पास चार्जेस होते हैं ना, और हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स की। इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम चार्ज का मोशन अलाउ बिल्कुल नहीं करते, है ना? हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे होंगे ना यहाँ पे, मतलब चार्ज हमारे मूव नहीं कर रहे होंगे। तो अगर चार्जेस का मोशन नहीं हो रहा है और यहाँ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज को मूव करा देगी, क्योंकि फोर्स क्या होता है? Q इंटू ई। और अगर कहीं फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो ma एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा कि नहीं? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सरफेस के अलोंग एग्जिस्ट कर रही है, तो सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करने की वजह से एक्सेलरेशन हो जाएगा, कुछ वर्क डन होगा। और हमें पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन 0 होता है, कोई काम नहीं करना पड़ता ना। और यहां क्या दिख रहा है? यहां काम करना पड़ रहा है, समझ में आया? तो अगर ये 90 डिग्री नहीं होता है जैसे इस वाली कंडीशन में, तो हमें अलोंग द सरफेस मूव करने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, जो कि नहीं होना चाहिए इफ इट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर हो गया? तो इसीलिए वी कैन नॉट हैव इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग एनी कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन और अलोंग द टैंजेंट। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। सो रिलेशन क्लियर हो गया दोनों के बीच में। नेक्स्ट क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब एक एक करके समझते हैं, आराम से चलेंगे, इसको आराम से समझेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? देखो क्या है सबसे पहली प्रॉपर्टी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो अगर मैं एक कंडीशन लेता हूं, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने एज्यूम करी, और मैंने क्या बोला? इक्विपोटेंशियल सरफेस के सभी पॉइंट पर पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होता है, सेम होता है। पीछे भी हमने यही चीज देखी, कैसी भी सरफेस ले लो, ऐसी सरफेस हमने ली थी, ये सरफेस ली थी, कैसा मिला इक्विपोटेंशियल सरफेस? कुछ ऐसा। तो यहां पे जितने भी पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, इन सभी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। क्लियर हुआ? कोई परेशानी इसमें? सेकंड पॉइंट क्या है?
नो वर्क इज डन फॉर व्हाट इन मूविंग अ चार्ज, कहां से कहां तक, किसी भी पॉइंट में, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, फ्रॉम एनी पॉइंट in the equipotential surface. So if potential is zero, means the difference of the potential is zero. Potential is constant at every point. तो अगर potential constant है तो काम करने की जरूरत नहीं है. फॉर्मूला बताया था ना पीछे भी, क्या? Work means potential energy, U is equal to Q into delta V. This delta V is zero, so potential energy is zero. No work is required. Next है electric field is always perpendicular to the equipotential surface. Just पीछे अभी हमने देखा इसको. Next, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. ये चीज जो है हमारे पास बार बार आती है. दो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्यों नहीं क्रॉस कर सकती? अब बताओ, मान ले क्रॉस कर रही हैं, तो इस पॉइंट पर क्या होगा? इस पॉइंट पर जो दोनों सरफेसेस हैं, इसका भी पोटेंशियल और इसका भी पोटेंशियल सेम होगा, है ना? और ये जो दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, ये जो दोनों सरफेसेस हैं, वो सेम सोर्स से प्रोड्यूस हुई हैं. तो अगर ये सरफेस क्रॉस कर रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ये जितने भी पॉइंट इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर मैं एक चार्ज का एग्जांपल लेता हूं, ये चार्ज है मान लो, इसकी कोई भी दो पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है ऐसे कुछ क्रॉस कर गई, तो ये कब पॉसिबल है? जब ये सारे पॉइंट, ये पॉइंट क्योंकि इससे कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस पे है ना, आर डिस्टेंस पे, तो जब ये सारे पॉइंट इसके और ये सारे पॉइंट इसके सेम डिस्टेंस पे हो, तो अगर ये सारे पॉइंट इस वाले सर्कल के और इस वाले सर्कल के, दोनों सर्कल के सारे पॉइंट्स अगर सेम डिस्टेंस पे हैं, तो क्या ये दोनों सेम सर्कल नहीं होंगे? सेम ही सर्कल तो होंगे, डिफरेंट सर्कल ही नहीं होंगे फिर उस कंडीशन में. फॉर्मूला तो हमारा सिंपल ही है, v का फॉर्मूला तो यही है ना, के क्यू बाई आर. चार्ज सेम कर दिया तो डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए, और डिस्टेंस सेम तभी होगा, सिमेट्रिक है ना फिगर, सर्कल है तो सिमेट्रिक फिगर है. तो डिस्टेंस सेम कब होगा? जब दोनों सेम ही सर्कल एग्जिस्ट करेंगे. ठीक है. उसके बाद equipotential surface are closer together in the region where the electric field is stronger. ठीक है. मान लो कि हमारे पास ये चार्ज है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां पास में होगी, और जितना दूर हम जाते जाएंगे, डिस्टेंस बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा. द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल. तो देखो, यहां स्ट्रॉन्गर था पोटेंशियल, फिर पोटेंशियल जो है आगे वीक होता चला जा रहा है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इज अपोजिट टू, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इज लाइक आउटवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल. लास्ट क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन हैव डिफरेंट shapes depending on what is the source of that equipotential surface. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हमने देखा प्लेन सा बन रहा था, है ना? तो शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस डिपेंड ऑन दी इलेक्ट्रिक फील्ड या नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. बस शेप बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मुझे पता है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा. जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा तो मुझे वो शेप या वो इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल जाएगी. क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चलो आगे चलते हैं. क्या है नेक्स्ट टॉपिक? इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. देखा, हमने बना चुके हैं ऑलरेडी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले हम बनाते हैं, और हमें बनाना है इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो मुझे परपेंडिकुलर चाहिए होंगे. हमने पीछे भी देखा कि परपेंडिकुलर इसमें तभी पॉसिबल है जब हम एक सर्कल लें, है ना? सर्कल लेंगे तभी वो रेडियस से परपेंडिकुलर बनाएगा टैंजेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं. तो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विद द टैंजेंट, विद द टैंजेंट, देन जो शेप ऑब्टेन होगा वो कैसा होगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. जहां पे कंडीशन क्या होगी? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मिलेंगे जहां पे सर्कल की डेंसिटी अंदर हाई होगी, और जैसे हम बाहर जाते जाएंगे सर्कल की डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी. क्लियर है इतना? इसमें कोई परेशानी? सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल. So all point at the same distance from a charge have the same potential. कैसा शेप हो सकता है? स्फेरिकल शेप ही होगा. Hence the equipotential surface are concentric circles. So concentric spherical surfaces या concentric circles टू डायमेंशनल फिगर में हमें दिखाई दे रहा है. क्लियर है? तो स्फेरिकल सरफेस concentric spheres होंगे around this positive charge. Okay? इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनाई अभी हमने पीछे?
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी बनाई थी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मींस द लाइन शुड बी एट इक्वल डिस्टेंस एंड पैरेलल टू ईच अदर। कैसी बनाई थी? एक प्लेन। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ प्लेन। सो इन अ uniform electric field lines, the equipotential surface are parallel planes perpendicular to the electric field। तो पैरेलल प्लेन्स बनाए, कैसा बनेगा? देखो, मान लो ये है, अब सोर्स के पास ये फील्ड लाइंस पास पास में होंगी, जितना दूर जाते जाएंगे ये फील्ड लाइंस बढ़ती जाएंगी। मतलब ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मेरी सरफेस 1, सरफेस 2 या सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी है? पास में है। और जितना हम दूर जाते जाएंगे उतना इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है, जितना हम दूर मूव कर रहे हैं, जितना हम बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, इन सर्फेसेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता जाएगा, जैसा हमारा रूल्स है। ठीक है, वही चीजें। क्लोजर इक्विपोटेंशियल सरफेस मींस स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड, वाइडर सेपरेशन मतलब फील्ड जो है वो वीक है। क्लियर हुआ? इजी सी चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड द रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलो एक बार फॉर्मूले के रिलेशन दोनों पे देखते हैं, फिर इसकी बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। अच्छा, दोनों को डिवाइड करके देखें या दोनों में रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करें, तो इसमें एक आर एक्स्ट्रा है। तो अगर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले को मैं लिखूं के क्यू बाय आर इंटू आर, तो ये तो पोटेंशियल बन गया, है ना? तो मैं क्या लिख सकता हूं उसको? V बाय आर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू। तो कुछ ऐसा हमारा रिलेशन दिख रहा है मुझे कि पोटेंशियल V इज इक्वल टू ई इंटू आर मैं लिख सकता हूं यहां पर। कोई परेशानी नहीं? अब देखो क्या है, ये सब चीजें क्या है, या क्या रिलेशन है इनके बीच में। देखो तो रिलेशन क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डीवी बाय डी आर। और इस डीवी बाय डी आर को बोला क्या है इन्होंने? क्या कह रहे हैं? वी कॉल इट पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना? तो हम क्या बोलते हैं इसको? नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, ये जो सिंबल यहां बना हुआ है दिस इज ग्रेडियंट। यहाँ जो सिंबल डेल्टा जो लगा रखा है इन्होंने, यहाँ पे ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट इज अ मैथमेटिकल फंक्शन। ग्रेडियंट एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो कुछ रिप्रेजेंट करता है डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जी के कैप। ठीक है, तो अगर मैं पोटेंशियल का ले रहा हूं ग्रेडियंट, तो इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, देखो इसमें डायरेक्शंस भी लगी हैं, है ना? तो जो क्वांटिटी ऑब्टेन होगी, मुझे पता है पोटेंशियल के पास डायरेक्शन नहीं है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड के पास डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन कहां से आ रही है? ग्रेडियंट से डायरेक्शन आ रही है। समझ में? पर यहाँ पे हमें इतनी सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, हमें ये फंक्शन रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली उसको लिखेंगे E इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ dV बाय dr, नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट विल राइट, राइट? अच्छा, नेगेटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है? क्या लिखा हुआ है? द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। क्या दिख रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिक्रीजिंग पोटेंशियल के डायरेक्शन में है। क्लियर हुआ? आया मजा? ये क्लियर है ना? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना? कि चलो बताओ, ये मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ क्या होगा? ये होना चाहिए, ये होना चाहिए ना? जहां फील्ड डिक्रीज कर रही हो, फील्ड इधर डिक्रीज कर रही है, जहां पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर रहा होगा, तो वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस या पोटेंशियल डिक्रीज कर रही होगी। पोटेंशियल जिधर डिक्रीज कर रही है उधर बना दो इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गया? सो डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल इज इक्वल टू ई इंटू डी भी लिख सकते हो, कई सारे इक्वेशंस में ये यूज होगा। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या है? कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो कंडक्टर्स कैसे बिहेव करने वाले हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर? जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम कंडक्टर्स को रख देंगे, तो उस कंडक्टर्स के अंदर क्या क्या चीजें होंगी वो हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे।
चलो देखो, पहला पॉइंट क्या है, कंडक्टर्स कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन। सो पता है हमें कि कंडक्टर्स के पास क्या होते हैं, दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन मूव इजिली। बट किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में हम उम्मीद नहीं करेंगे उनसे कि उनके अंदर कोई भी नेट मूवमेंट हो, है ना। हमारी बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कोई नेट मूवमेंट उसके अंदर हो। तो नेट मूवमेंट हमें नहीं चाहिए उसके अंदर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, पहला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर। क्या होता है फील्ड कंडक्टर के अंदर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं ये कंडक्टर एज्यूम कर रहा हूं तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। ठीक है, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। अब इसको हम डिस्कस करेंगे, अभी पोलराइजेशन पढ़ेंगे, वहां पे हम बात करेंगे इसके बारे में, क्यों ऐसा हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों हो रही है। सो इन electric field exists inside a conductor. So if there is an existence, the free electron would move, and in that case, अगर ऐसा कुछ है कि कंडक्टर के अंदर फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, तो फील्ड एग्जिस्ट करने की वजह से फिर वहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं हो पाएगा, है ना, बहुत सारी कंडीशंस आ जाएंगी। नेक्स्ट, चलो, चार्ज ऑन द सरफेस, जितना भी चार्ज है, द एंटायर चार्ज, अगर मैं दो चार चार्ज और एक्स्ट्रा पुट कर दूं मटेरियल के अंदर या कंडक्टर के अंदर, तो वो सारा चार्ज भाग के किधर मूव कर जाएगा, सरफेस के अंदर। तो पूरा चार्ज कहां लाई करता है, एंटायर चार्ज लाइज ऑन द सरफेस। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इज व्हाट, हाँ, कंडक्टर के जस्ट बाहर। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वेयर सिग्मा इज व्हाट, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा याद होगा सबको, पढ़ा है हमने ना, Q बाय A। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फोर्थ पॉइंट इज द पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। ये समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन था, नेगेटिव ऑफ dV बाय dr। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई जीरो, तो मतलब dV बाय dr किसके बराबर हो गया, जीरो। अगर किसी नंबर का या किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो है, तो मतलब वो फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट। तो एक बार समराइज करें इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी पर V क्या होगा, V जीरो नहीं होगा, V कांस्टेंट होगा। और V कांस्टेंट होगा और कितना होगा, जितना यहाँ पे है V। अगर यहाँ पे हम V एज्यूम करते हैं, सरफेस पे कितना है, V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इन सभी पॉइंट्स पर क्या होगा, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, मतलब सभी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, कांस्टेंट होगा। अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूं बिटवीन पोटेंशियल एंड, अच्छा एक ग्राफ बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले, है ना। तो अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाते हैं, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम ग्राफ बनाएं इधर से, दोनों को बना लेंगे। पहले हम बना रहे हैं बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर, और मान लेते हैं ये वो पॉइंट है जब आर आर के बराबर है, मतलब रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। तो यहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगी, उसके बाद 1/r² का रिलेशन फॉलो करेगी। याद है ना फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक, यहां तक तो जीरो थी पहले, उसके बाद के क्यू बाय आर स्क्वायर वाला रिलेशन जो है वो फॉलो करने वाली है। अच्छा यहीं पे अगर मुझे पोटेंशियल का बनाना हो, चलो पोटेंशियल का बनाए, तो पोटेंशियल का कैसे बनेगा, वी आर। ठीक है, अब पोटेंशियल के साथ प्रॉब्लम क्या है, पोटेंशियल जो है वो सरफेस के अंदर जब r इज इक्वल टू आर है, इस पॉइंट पर जहां पे r की वैल्यू कितनी है, कैपिटल R, तो इधर पोटेंशियल की वैल्यू कुछ होगी के क्यू बाय आर, और इसके अंदर इससे पहले भी पोटेंशियल की वैल्यू सेम ही थी। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, यहाँ 1/r² डिपेंडेंस है, 1/r डिपेंडेंस है, ये थोड़ा सा मैनेज कर लेना ग्राफ बनाते टाइम, ये थोड़ा फाइन ग्राफ इसका बना देंगे 1/r² वाला। ठीक है, क्लियर हुआ। तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और ये ग्राफ हो गया। बाहर इट विल बिहेव लाइक इन द सिमिलर मैनर, जैसे एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करना चाहिए उसको, तो उसी पॉइंट चार्ज की तरह ही वो बिहेव करेगा। ठीक है, तो कंडक्टर्स इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वो क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करेंगे, वो सारी प्रॉपर्टीज हमारी यहाँ पे मेंशन है, या सारी प्रॉपर्टीज हमारी दी हुई है। तो हमने बेसिक यहाँ पे चीजें अबाउट हाउ पोटेंशियल इज गोइंग टू बिहेव, हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बिहेव, ये सारी चीजें देख ली हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं
उसको देखते हैं क्या क्या चीजें अभी हमें स्टडी करनी है। तो हम एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ चले आए हैं। हमने पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी और कंडक्टर्स का बिहेवियर स्टडी कर लिया। तो हमारा जो नया टॉपिक है वो क्या है, डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। आज हम केवल इसके इंट्रोडक्शन पोर्शन की बात करेंगे, केवल बहुत बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे, और अगले लेक्चर में हम कैपेसिटेंस और इन सब चीजों को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। कैपेसिटेंस क्या होता है, क्या क्या कैपेसिटी होती है किसी कंडक्टर के अंदर, या ये प्रॉपर्टी क्या है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हम डाइलेक्ट्रिक्स क्या है वो स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ये वर्ड पहली बार नहीं सुना है हमने हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सुना हुआ है ना। एप्सिलॉन आर को बोलते थे रिलेटिव रिलेटिव परमिटिविटी। जब हम स्टडी कर रहे थे तो मैंने क्या बोला था, दैट इट इज आल्सो नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो अ डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल। क्या होता है डाइलेक्ट्रिक, एक इंसुलेटर होता है जिसमें चार्ज मूव नहीं कर सकते। चार्जेस डू नॉट मूव, दे जस्ट शो अ स्लाइट वेरी स्लाइट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर पोजीशन, दे कैन नॉट मूव। एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, इंसुलेटर्स के अंदर अलाउड नहीं होता। कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं, देखो ये सभी इंसुलेटर के एग्जांपल्स हैं, दिख रहा है ना। डाइलेक्ट्रिक्स आर वाइडली यूज्ड इन कैपेसिटर्स और so we used to study capacitance of a capacitor by dielectrics. So dielectrics are generally placed inside the capacitor. Capacitors जो है वो हम फैंस और बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जहां यूज करते हैं टू इनिशिएट देयर मोशन। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या है, दीज आर इंसुलेटर्स। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक्स क्या है, ये क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। चार्ज का मोशन अलाउड नहीं है ना। कहां यूज करेंगे, कैपेसिटर में यूज करेंगे। चलो नेक्स्ट देखो, आगे बढ़े, चलो फटाफट देखो ये क्या है, पोलराइजेशन। ठीक है, तो पोलराइजेशन क्या है, क्या चीजें बता रहा है पोलराइजेशन। ये टर्म हमने पहले नहीं सुना हुआ, एक नया सा टर्म लग रहा है। क्या क्या डेफिनेशन या क्या क्या होता है इसके अंदर। पोलराइजेशन किसका करना है, डाइलेक्ट्रिक का करना है। तो हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एज्यूम कर लेते हैं। कैसे पोलराइजेशन होगा, जैसे जैसे हमें बताते जाएंगे हम इसको करते जाएंगे। मान लो एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, मतलब इंसुलेटर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड, डाइलेक्ट्रिक ले लिया, क्या करना है, उसको एक फील्ड में रखना है। तो हमें उठानी है एक फील्ड। तो हमने क्या किया, इस डाइलेक्ट्रिक को एक फील्ड में रख दिया। ठीक है, इतना समझ में आया। तो डाइलेक्ट्रिक हमने लिया, उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा। सिर्फ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस अंडरगो स्मॉल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। है ही नहीं ना चार्ज इसमें, है बिल्कुल नहीं। हर मटेरियल के पास कुछ ना कुछ अमाउंट में चार्ज होंगे। तो मान लो कि यहाँ पे एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का पेयर बना हुआ था, तो ये चार्ज एक साथ थे, तो थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट हो गया, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, मतलब पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड चला जाएगा, नेगेटिव अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। तो कुछ ऐसा अलाइनमेंट हो गया, मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हमें दिखाई दे रहा है ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। एज अ रिजल्ट द मॉलिक्यूल्स of the dielectric develops aligning their dielectric dipole moments, and this phenomena is known as polarization. So polarization is what? Polarization is when these charged particles, when these positive and negative charges are slightly displaced from their positions, है ना। जनरली बात करें तो ऐसा कुछ रखा होगा मेरे पास, है ना। ये मेरा एक मॉलिक्यूल है, उसका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक जगह पे था। हाँ, ऐसे मॉलिक्यूल्स को या ऐसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को, ऐसे डाइलेक्ट्रिक को हम बोलते हैं नॉन पोलर, क्योंकि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पर लाई करता है, कोइंसाइड करते हैं इनके। हाँ, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पर लाई कर रहा था, मैंने इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड को करना क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव पे फोर्स लगाता है, तो पॉजिटिव पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, इस फोर्स की वजह से पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये स्लाइड सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और देखो देखो क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब नेट चार्ज जीरो था, अब पॉजिटिव थोड़ा सा डिस्प्लेस कर गया, नेगेटिव थोड़ा इधर डिस्प्लेस कर गया, अमाउंट सेम है ना। तो ये डाइपोल बना कि नहीं बना, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, इधर। ठीक है, समझ में आया।
क्लियर हुआ इतना कि जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या हो रहा है, मटेरियल के अंदर छोटे छोटे डाइपोल्स बन जा रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा मटेरियल है तो डाइपोल्स बन गए। मान लो हमारे पास ऐसा मटेरियल एग्जिस्ट कर रहा था जिसमें पहले से डाइपोल था। ठीक, तो अब इसके साथ क्या होगा, इसका ये वाला पॉजिटिव जो है वो थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चला जाएगा, इसका नेगेटिव इधर चला आएगा। मतलब अलाइनमेंट वैसा हो गया, पहले से भी डाइपोल था तो डाइपोल टर्न हो जाएगा। रोटेशन वाला पड़ा था ना, टॉर्क पड़ा था, टॉर्क निकाला है ना हमने डाइपोल का, तो टॉर्क की वजह से ये जो डाइपोल है वो घूम जाएगा। क्लियर हुआ ना? तो ऐसे मटेरियल्स को हम, जिसमें पहले से डाइपोल्स एग्जिस्ट करते हैं, हाँ, ऐसे डाइलेक्ट्रिक को पोलर डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। उसमें पहले से डाइपोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसमें डाइपोल्स रोटेट होते हैं। अभी इसको थोड़ा सा डिटेल में एंड में हम देख लेंगे क्या है पोलर नॉन पोलर। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आया तो इसमें रोटेशन आ गया। तो मतलब दोनों कंडीशन में, ये नॉर्मल वाली कंडीशन जहां पे नॉन पोलर वाला कंडीशन था, तो इसमें चार्जेस का छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया, और इस वाले कंडीशन में क्या हुआ, इस वाले कंडीशन में पूरा रोटेशन ही हो गया। हाँ, डाइपोल ऐसे रखा हुआ तो घूम गया बिल्कुल ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट करने के लिए। तो इन दोनों कंडीशन में हुआ क्या, अगर मैं पहले वाले कंडीशन की बात करूं, इसमें इसमें तो पहले कोई डाइपोल मूवमेंट था नहीं, क्योंकि कोई डाइपोल्स ही एग्जिस्ट नहीं करते थे, सारे पॉजिटिव नेगेटिव जो है, सारे पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ थे। पर दूसरे वाले केस में ऐसा नहीं था। दूसरा वाला का अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो उसमें डाइपोल्स थे, पर डाइपोल्स जो थे वो रैंडमली ओरिएंटेड थे, है ना। जितने डाइपोल्स थे उनका ओरिएंटेशन कैसा दिख रहा था, रैंडम। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही लगी तो ये सारे जो डाइपोल्स हैं जिनमें ओरिएंटेशन कितना था, कैसा था, रैंडम था, ये सारे डाइपोल्स जो हैं अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे। क्लियर हुआ ना? दोनों कंडीशन क्लियर हुई? तो दोनों में हमें फाइनली क्या मिल रहा है, कुछ नेट डाइपोल मोमेंट मिल रहा है। दोनों कंडीशन में हमें फाइनली कुछ नेट डाइपोल मोमेंट मिल रहा है। तो इन एब्सेंस ऑफ द फील्ड, फील्ड के एब्सेंस में क्या था, the molecules may have random orientation of the dipoles, dipoles were randomly oriented, but when field is applied they will align themselves in a particular pattern. For the case of, ये क्या है, ये है पोलर के लिए, for the case of polar, हाँ, polar dielectrics या polar molecules in the presence of the field, जब फील्ड का प्रेजेंस है तो दे आर गोइंग अ अलाइन। क्लियर हुआ ना? इसमें क्या था, इसमें तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो यहां छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट का क्रिएशन हुआ। तो इधर डाइपोल मोमेंट क्लियरली क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, पोलराइजेशन होगा क्या, पोलराइजेशन को हम कैसे, फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, तो पोलराइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय P एंड इट इज डाइपोल मोमेंट, कैपिटल P हम सिंबल यूज कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि स्मॉल p हमने यूज किया है फॉर डाइपोल मोमेंट। सो इट इज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होगा पोलराइजेशन, पोलराइजेशन इज कितना डाइपोल मोमेंट है किसी मटेरियल के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम इज पोलराइजेशन। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला याद है Q into 2A, तो वो यूज कर सकते हैं अगर हमें पोलराइजेशन फाइंड करना है। सो मटेरियल इज नाउ पोलराइज्ड, मटेरियल में क्या है, नाउ वी हैव सम नेट डाइपोल मोमेंट, मतलब इसमें कुछ हमारे पास ऐसे डाइपोल्स बन जाएंगे, पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, पहले इनका नेट डाइपोल मोमेंट 0 था, बट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द फील्ड, फील्ड के एप्लीकेशन के बाद डाइपोल मोमेंट है यहाँ पे। क्लियर हुआ इतना, पोलराइजेशन का बेसिक्स क्या होता है, पोलराइजेशन क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन, क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स आर इंड्यूस्ड एंड बिकम पार्शियली अलाइंड। देखो दोनों चीजें हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स जो है एक केस में इंड्यूस हुए हैं और एक केस में हम कह सकते हैं अलाइनमेंट हुआ है उनका। ठीक है, बाउंडेड चार्जेस अपीयर्स ऑन द सरफेस, होगा क्या, अब हमारे पास क्या है होगा यहाँ पे इस कंडीशन में, अब मुझे पता है जितना पॉजिटिव चार्ज है वो फील्ड के डायरेक्शन में चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, थोड़ा बहुत अंदर कैंसिलेशन हुआ, बट हमें सिस्टम के एंड में, पार्टिकल के एंड में, हमें एंड में कुछ ना कुछ अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज एक तरफ और कुछ ना कुछ अमाउंट में नेगेटिव चार्ज एक तरफ मिलेगा। तो पोलराइजेशन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन टू व्हाट, अपोजिट डायरेक्शन टू दी अप्लाइड फील्ड। देखो अप्लाइड फील्ड का डायरेक्शन अभी मैंने बनाया था, क्या था अप्लाइड फील्ड का डायरेक्शन, ये मेरी फील्ड है अप्लाइड फील्ड, ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो मेरी नई फील्ड है यहाँ पे, मतलब अब मुझे पता है कि मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट हो गया, यहाँ पे नेगेटिव क्रिएट हो गया,
तो अगर एक्युमुलेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, एक फील्ड भी तो बनेगी। इस फील्ड को क्या बोलते हैं हम, इंड्यूस्ड फील्ड, है ना। ये फील्ड क्या है हमारी, इंड्यूस्ड फील्ड। क्लियर है। हाँ, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। तो हमारे पास यहाँ पे ई एक्सटर्नल थी और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई इंड्यूस्ड। तो अच्छा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या हुआ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिड्यूस्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ई नेट क्या हो जाएगा, ई एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फील्ड माइनस ई इंड्यूस्ड। यही हुआ ना। हाँ, क्लियर है ना। अच्छा, इसका अमाउंट मैं एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूं फटाफट। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ई नॉट बाई के, जहां पे के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ई नॉट क्या है, द एक्सटर्नल फील्ड, मतलब जो भी फील्ड है वो कितना फैक्टर कम हो जाती है, के फैक्टर कम हो जाती है। ओरिजिनल फील्ड से, अप्लाइड फील्ड से के फैक्टर कम हो गई, ई एक्सटर्नल से के फैक्टर कम हो जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो क्या हुआ, एक क्या इफेक्ट हुआ, पोलराइजेशन का समझ में आया। मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं एक डाइलेक्ट्रिक डालता हूं तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या चीजें हो जाएंगी, वो समझ में आ गई होंगी। हाँ, क्लियर हुई होंगी। चलो, इतना क्लियर है। प्रोसेस देखा हमने, हमने एक फील्ड लगाई, उससे पोलराइजेशन हुआ, एक अपोजिट फील्ड बनी, जिससे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मटेरियल के अंदर रिड्यूस हो गई। अच्छा, अभी मैंने क्या बोला था, कंडक्टर वाला वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होती है वो समझाऊंगा। देखो, मान लो ये कंडक्टर है, डाइलेक्ट्रिक नहीं है, इसमें मैंने क्या लगाई, एक्सटर्नल फील्ड, ई एक्सटर्नल आ गई हमारे पास। क्लियर हो रहा है। अब क्या होगा, अब इसमें चार्जेस तो मूव कर सकते हैं ना, तो इसमें जितना एक्सेस नेगेटिव चार्ज है वो सारा यहां एक्युमुलेट हो जाएगा, जितना एक्सेस पॉजिटिव चार्ज है वो सारा यहां एक्युमुलेट हो जाएगा। तो इसके अंदर जो इंड्यूस फील्ड बनेगी वो उतनी ही होगी जितनी एक्सटर्नल फील्ड है। तो मतलब जब मैं ई नेट निकालने जाऊंगा तो ई नेट का फॉर्मूला क्या होगा, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस, दोनों इक्वल है, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड, क्योंकि एक परफेक्ट कंडक्टर में चार्जेस इजिली मूव कर सकते हैं, तो इसलिए इंड्यूस्ड फील्ड उतनी ही होगी जितनी एक्सटर्नल फील्ड बनी है। तो आंसर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, जीरो। तो एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होती है, उसका रीजन ये है। समझ में आया रीजन। हाँ, रीजन क्लियर हुआ, किस वजह से हम ऐसा कंसिडर करते हैं। चलो, अब हमारा लास्ट टॉपिक है पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, या पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होंगे, उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन हम स्टार्ट करते हैं कि अगर हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, एक हमारे पास डाइपोल है अगर, तो एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। इतना क्लियर है, पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए, दोनों में इक्वल चार्ज हो और उनके बीच में कुछ सेपरेशन हो, ये होता है ना। तो अगर पोलर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो ऐसा कंडीशन होना चाहिए, डाइपोल मूवमेंट होने के लिए ऐसा होना चाहिए। पोलर मॉलिक्यूल्स को हमने कैसे डिफाइन किया है, दे हैव सम परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, तो ये एक डाइपोल होता है। ठीक है, क्लियर है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसका सेंटर कहां है, इधर, नेगेटिव चार्ज यहां पे। अगर मैं दोनों के सेंटर को एक के ऊपर एक कर दूं, पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर अगर कोइंसाइड कर जाएगा तो क्या ये डाइपोल होगा, नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो हम पोलर नॉन पोलर को एक तरीके से डिफाइन करते हैं एज, जैसे पोलर मुझे डिफाइन करना है, तो पोलर के केस में जो सेंटर ऑफ मास है ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस वो कोइंसाइड नहीं करेगा, और नॉन पोलर के केस में सेंटर ऑफ मासेस जो है वो कोइंसाइड करेंगे। क्लियर हुआ। तो फॉर द पोलर मॉलिक्यूल्स द सेंटर ऑफ मास डू नॉट, फॉर द पोलर मॉलिक्यूल्स सेंटर ऑफ मास डू नॉट कोइंसाइड, कोइंसाइड नहीं करेंगे, और नॉन पोलर के लिए कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स में नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तभी होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव एनी परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, क्योंकि ये कंडीशन आएगी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के सेंटर्स जो है कोइंसाइड कर रहे हैं। एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे ऑक्सीजन N2 दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया है और N2 दिया हुआ है, ये मान लो दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये दोनों ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। अब इसमें क्या है, ये भी नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है, इसमें भी नेगेटिव चार्ज है, इसका डाइपोल मोमेंट कैसे निकालोगे, है ना। यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर रहा है, दोनों नेगेटिव चार्ज के सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं, सेम N2 का स्ट्रक्चर भी बन जाएगा। चलो हम CO2 बनाते हैं, एक बढ़िया एग्जांपल है हमारे पास CO2, ठीक है। तो CO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, 2 यूनिट नेगेटिव, 2 यूनिट नेगेटिव, +2 +2,
मतलब इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 है ना, तो मैंने उसको वैसे करके रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये एक डाइपोल है, देखो ये एक डाइपोल है -2+2, ये एक डाइपोल है -2+2। डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के टर्म्स में अगर मैं बात करूंगा तो भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं, और सेंटर ऑफ मास के टर्म्स में। तो देखो इस पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास यहां होगा, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास, कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहां होगा, इसके बीच में, यहीं पे, मतलब सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड कर रहा है। तो ये मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, ये मॉलिक्यूल कहलाएगा हमारे पास नॉन पोलर। ठीक है, क्लियर हुआ। ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर क्यों है, क्योंकि इनके सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड कर रहे हैं। क्लियर हुआ। अब H2O का स्ट्रक्चर बनाओ ऐसे ही, H2O का स्ट्रक्चर बनाओ, कैसा होता है, O सेंटर में, इधर H समथिंग 104 का 4 डिग्री के आसपास का कुछ एंगल, H H। ठीक है, अब मेरा इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं बीच में लाई कर रहा है, और ऑक्सीजन का यहाँ पे, मतलब सेम पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास नहीं है। तो ये मॉलिक्यूल मैं क्या कह सकता हूं इसको, ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, इसमें नेट डाइपोल मोमेंट 0 क्यों होगा, देखो यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब ये डायरेक्शन, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब ये डायरेक्शन, कैंसिल हो गया। अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया। P1 P2 का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि डिस्टेंस वगैरह सब सेम है, बस अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से कैंसिल। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो गया P1, ये P2, इनके बीच में कुछ एंगल है, तो अभी डाइपोल मोमेंट हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब P नेट क्या होगा, यहाँ पे P नेट होगा वेक्टर P1 प्लस P2। क्लियर है। तो नेट कुछ अमाउंट में डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। चलो, आज हमने बेसिक की बात कर ली है, यहाँ पे बेसिक्स हम खत्म कर चुके हैं। अब नेक्स्ट में हम कैपेसिटेंस स्टार्ट कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक हमें वहां यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने सोचा कि पहले हम डाइलेक्ट्रिक स्टडी कर लें, उसके बाद कैपेसिटेंस स्टार्ट कर सके। बुक में क्या है कि डाइलेक्ट्रिक या पोलराइजेशन थोड़ा सा बाद में दिया हुआ है, तो हम एक साथ कैपेसिटेंस पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके क्लास, जितना भी चीजें हमने कराई हैं उसको बहुत ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए। कुछ प्रॉब्लम आती रहे तो हमें कमेंट में बिल्कुल बताते रहे, हम उसको सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको। ठीक है, चलो हम खत्म करते हैं आज की क्लास। थैंक यू क्लास।